सीएमए फाइनल एससीएम जून 26 का एग्जाम अगर आप दे के आ चुके हैं तो आपके अंदर की जो खलबली है कि एमसीक्यू आपका राइट है रॉन्ग है उसके पीछे लॉजिक क्या है, चलिए उसको थोड़ा शांत करते हैं जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में और फोकस करके पढ़ पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये जो एग्जाम है आपका, ये इजी टू मॉडरेट लेवल पे हुआ है। मतलब आई विल नॉट से कंप्लीटली इजी, मैं थोड़ा मॉडरेट भी बोलूंगा क्योंकि बीच बीच में कुछ झोल झाल था जो आदमी को फंसा सकता था। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि एग्जाम में जैसा कि हम लोग हमेशा एम्फेसाइज कर रहे हैं, आपको इतने सारे यूट्यूब में भी वीडियोस दे रहे हैं और क्लासेस में भी समझा रहे हैं कि आपको आईसीएमआई का सारा रिसोर्सेज पढ़ना है, ना कि सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करके जाना है। ऊपर से ये भी स्कोप है कि आपको बाहर से भी कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, तब आपका काम बनेगा। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आईसीएमआई ने जो पेपर सेट किया है वो अपने इंस्टीट्यूट मैट, अपने एमसीक्यू बुकलेट्स, अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को भी इम्फेसिस दिया है। स्पेशली मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो हमने अभी जून 26 का आपके लिए सॉल्व करके यूट्यूब पे दिया था, उसमें ये आपको दिखाया था कि नाउ समथिंग न्यू हैज बीन सीन कि एमसीक्यूज में दे आर गिविंग बिग बिग क्वेश्चंस जो आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ जा रहा है। और उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा, जैसे कि असाइनमेंट का पूरा क्वेश्चन था मॉडल क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि मान लीजिए कुछ सिमुलेशन का पूरा क्वेश्चन था, उसी तरीके का एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा इस पेपर में भी। तो क्या मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसका जवाब तो ऑलरेडी हम लोग पहले दे चुके हैं कि हर बार जब इंस्टीट्यूट कोई भी रिसोर्स निकालता है उसको जरूर पढ़ना चाहिए, राइट। तो आइए फटाफट एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू में जो पहला क्वेश्चन आया, देखो वही नया सा आ गया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने का संभावना है। आपको यहाँ पे बोल रहा है चार में से कोई एक प्रोडक्ट चुनना है, आपको कौन सा चुनना है ये बताइए। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नॉर्मली वर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब क्या लगता है कि वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होके निकाला हुआ होगा। तो उसके हिसाब से जो बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है वो फोर्थ में आ रहा है, तो फोर्थ आंसर मार्क कर देते हैं स्टूडेंट्स। बट फिर प्रोबेबिलिटी का इन्फॉर्मेशन अनयूज्ड ही रह जाएगा, बट आपने अज्यूम किया कि प्रोबेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करके निकाला हुआ है, तो उस हिसाब से सही लग रहा है। और अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि नहीं इसमें प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं किया हुआ है, तो आपको फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट से दोनों का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके जैसे कि 10 × 0.7 × 0.4 करोगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 2.8, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, 12 × 0.8 × 0.5 करोगे तो आंसर आ रहा है 4.8। फिर आप देखोगे 9 × 0.5 × 0.9 करके आ रहा है 4.05। फिर आप देखोगे 14 × 0.4 × 0.8 करके आ रहा है 4.48। तो इनमें से सबसे टॉप कौन सा है, 4.8 है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट टू रेलिवेंट है। अब जैसे अगर आप पूछेंगे मेरे से कि मैं एग्जाम में होता तो क्या करता, तो मैं भी 14 मार्क कर सकता था। मतलब यहाँ पे एक डाइसी चीज है, बट ऐसा लग रहा है कि दो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो उसको यूज करें, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी को लेके वर्कआउट करने का मन किया मेरे को। तो मेरे हिसाब से P02 सही है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये सिंपल ब्रेक इवन सेल्स आपको दिया हुआ है। अब company has a break even point when sales are 320 and variable costs at that level are 2 लाख। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का कोई यूज नहीं है एक्चुअली, बस सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो निकाल लिया। फिर बोल रहा है पीवी रेशियो कितना से इंक्रीज डिक्रीज हुआ, अगर वेरिएबल एक्सपेंस ड्रॉप हो जाए 30,000 से, तो वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉप करके सेल्स सेम रख के हमने फिर से पीवी रेशियो निकाला, तो पीवी रेशियो कितना से चेंज हुआ, इतना से चेंज हुआ। और ये सब एमसीक्यू बैंक यदि आप ठीक से प्रैक्टिस किए ना तो उसमें था। Next, a firm has a fixed cost of 1 lakh and break even sale of 8 lakh. What is its projected profit at 12 lakh sales? ये तो इंटर का बच्चा भी करेगा। तो ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 50,000। ठीक है, नेक्स्ट ये भी एकदम सेम क्वेश्चन एमसीक्यू बैंक में था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जहां पर बोल रहा है 2895 ऑर्डर्स आपको एक्सपेक्टेड है लगाने का एट अ कॉस्ट ऑफ 110,010, और आपका बोल रहा है एक्चुअल परचेज ऑर्डर्स है 210 और एक्चुअल कॉस्ट है 7650। तो व्हाट इज द ओवर रिकवरी ऑफ दिस कॉस्ट, तो आपने जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करते हैं उस हिसाब से करना है। तो इसका आंसर 330 फेवरेबल आ रहा है। तो ये भी किया हुआ एकदम याद आ रहा है मुंह जवानी। फिर ये भी आपका एमसीक्यू बैंक में आपको ये सब करा दिया गया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपको 1600 एडवर्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, एक्चुअल रेट दिया हुआ है जो काम करनी है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ है। आपको एक्चुअल आवर निकालना है तो फॉर्मूला में पुट करके एक्चुअल आवर सॉल्व करेंगे, 2200 आ रहा है।
नेक्स्ट 6 नंबर, जैसा कि मैंने बोला, देखो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख के समझ में आ रहा था कि दे आर गिविंग फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, बट ये इजीली डुएबल था, असाइनमेंट का क्वेश्चन है। और इसमें भी छोटा सा सम में भी देखो एडजस्टमेंट करना पड़ा, फिर बॉक्सिंग करना पड़ा, तो आंसर 770 इसमें आया। नेक्स्ट ये सिमुलेशन का भी, ये भी एमक्यू से ही समझ में आया कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल रहा है, बट एनीवे इसको सॉल्व किया तो बहुत इजी सा फंडा था, और इससे आंसर एवरेज करा तो 2.5 निकल के आ रहा है। 4 डेज का एवरेज करना है, तो 4 दिन का आंसर निकाल कर, सिमुलेशन का आंसर निकाल कर फिर एवरेज कर देना है उसका। फिर 8 नंबर में लर्निंग कर्व का है, ये एमसीक्यू बैंक में था आपका, ठीक है। तो एमसीक्यू बैंक में ये बताया हुआ है कि अगर फर्स्ट यूनिट आपका 4 घंटे में बन रहा है और 4 यूनिट्स का टोटल जो है वो 11.56 है, तो आपका लर्निंग रेट क्या है। तो मैंने 4 यूनिट का टोटल से पहले एवरेज टाइम पर यूनिट निकाल लिया, और फिर एक फॉर्मूला लगा लिया, बेसिकली एक इक्वेशन बना लिया, 4 इंटू लर्निंग रेट एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार लर्निंग रेट करेंगे, तो दैट शुड बी इक्वल टू 2.89। तो इससे आर का वैल्यू सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.85, है ना। तो 6 और 7 जो है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर से मैं लिंक कर दे रहा हूँ, और 8 नंबर जो है वो मैं एमसीक्यू बैंक से लिंक कर दे रहा हूँ। क्विक बुक्स जो है वो अगर आप थोड़ा भी पढ़ें और थोड़ा भी अपडेटेड है रियल वर्ल्ड से, तो जनरल नॉलेज से ही वो बता देगा, अकाउंटिंग का पैकेज है, ठीक है। फिर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी एकदम रिपीट क्वेश्चन है, इसका काम है कंपटीशन को रिलेवेंट बनाना। ये भी आपका हायर द एक्चुअल आवर्स वर्क का मीनिंग क्या है, इसका आंसर होगा हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। जितना ज़्यादा आवर आप वर्क कर रहे हो उतना ज़्यादा कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो। ये कैन बैन का क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक डाल दिया, नॉर्मली इसका रिफ्लेक्शन एमसीक्यू बैंक में है, बट ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इसको किससे रिलेट करें, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जेआईटी सिस्टम और स्ट्रेटजी दोनों होना चाहिए। फिर ये एमसीक्यू बैंक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है, अगेन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का इसका एक क्वेश्चन था एमसीक्यू बैंक में, जो बोल रहा है कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पर सिमिलैरिटी मिसिंग है, तो इसका आंसर है डी, जहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस है कंपनी का, बट हर ब्रांच अलग प्रोडक्ट बना रहा है, बाकी सब में ना सेम सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है, सेम इंडस्ट्री है, सेम सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो इसलिए वहाँ लग जाएगा, जहाँ सिमिलैरिटी नहीं है वहाँ नहीं लगेगा। फिर 14 नंबर में बीपीआर, ये भी एमसीक्यू बैंक में था। मेजर इसका जो रिस्क है या चैलेंज है वो इसका यही है कि एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज आता है। फिर ये वाला टारगेट कॉस्टिंग अगेन एमसीक्यू बैंक से ही आ गया, तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस 60 है, प्रॉफिट आपका 40 लाख का 15% करेंगे तो 6 लाख है, डिवाइड बाय 40,000 करोगे तो आपका जो टारगेट कॉस्ट आ जाएगा 60 माइनस 15 करके 45। इजी है, राइट। तो मेरे को लगता है इस 15 एमसीक्यू में किसी का भी अगर नहीं हो तो 3 छोड़ के 12 तो सही होना ही चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आपका कितना सही था मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि यस आप लोग भी कुछ खाड़ के आए हैं। कमेंट में बस लिख दीजिएगा कि सर मेरा इतना सही है, तब मेरे को समझ आएगा कि आप और हम कहीं दिल से कनेक्टेड भी हैं और आप मेरे से बातें कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा इग्नोर करके चलेगा, बड़ा क्वेश्चन आता है, टाइम खाता है और दिमाग भी खाता है, तो इस बार तो देख के मन नहीं कर रहा था इग्नोर करे, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, राइट। ये आपका रिपीट क्वेश्चन में से एक है, अगर आपने किया है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का तो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, ये प्रीवियस पेपर में या फिर कोई प्रीवियस आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ कराया हुआ है, इस टर्म का नहीं बट प्रीवियस में कहीं कराया हुआ है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है ना। अगर आप ठीक से पुराना सोर्सेस को प्रैक्टिस किए हैं तो आपको इजी लगेगा, बट अगेन इसको फर्स्ट में हाथ ही नहीं देना, अगर ये आता भी है तो भी फर्स्ट में हाथ नहीं देना है। 3 नंबर एज यूजुअल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन आया है, और बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं आया, दिखने में 3 पार्ट 4 पार्ट डाल दिया है, बट ऐसा कोई क्वेश्चन 3 पार्ट डाल दिया बट ऐसा कोई खतरनाक नहीं है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन आया, ये आपका एग्जिस्टिंग और टारगेट का, आपका ये सेम क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग का हम लोग का क्लास में भी किया हुआ है, एकदम ईजी वाला वही वाला क्वेश्चन आ गया। मतलब इतना इजी क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग हम लोग उम्मीद ही नहीं किए थे। फिर ये आपका 4A में देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो इंटर में भी आप पढ़े होते वो वाला आ गया। फिर 4B में टोटल क्वालिटी कॉस्ट का या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का बस क्लासिफिकेशन करने वाला क्वेश्चन आ गया। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो मतलब 4 नंबर में तो आप लोग जंप कर गए होंगे, यस 3 नंबर देख कर भी
3B को देख के तो जंप किए ही होंगे, यस ये तो आता ही है। 3A में थोड़ा सा आपको लगा होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से हर बच्चा 4 नंबर सबसे पहले अटेम्प्ट करने गया होगा, फिर 3 नंबर में हाथ लगाया होगा। और फिर ये देखो मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन है। क्या बोले, मतलब इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में बच्चा पढ़ रहा है वो क्वेश्चन आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक और क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको प्रॉफिट निकाल कर बोल रहा है कॉस्ट सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम में एनालाइज करो। तो एक तरह से काइंड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन टाइप का आपको पूछ लिया है। और एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 3 प्रोडक्ट दे दिया है, बट रिकॉन्सिलिएशन टाइप्स आई विल से, नॉट एग्जैक्टली रिकॉन्सिलिएशन। पहले तो एकदम वर्किंग का ही है, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना है, और फिर असेस द वेरिएंस इन प्रॉफिट एनालाइज इनटू कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये रिकॉन्सिलिएशन टाइप्स हो गया। और इसमें सेल्स वॉल्यूम में एक कन्फ्यूजन आएगा कि आप जो सेल्स वॉल्यूम निकालेंगे वो प्रॉफिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि सेल्स वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो मैं होता तो शायद दोनों कराता कन्फ्यूजन को गोली मार के। ठीक है, तो ज़्यादा एक एक्स्ट्रा किया हुआ कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का ये देखिए, इसमें ये सिमिलर क्वेश्चन आपका किया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और ठीक से सॉल्व किए हुए हैं तो आपको समझ में आएगा। जो मेन कॉन्स्ट्रेंट है ये वाला 2:3:4 वो थोड़ा सा यूनिक आया। अगर आप इसको हैंडल कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा वही डिफ़िकल्टी लेवल है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है तो थोड़ा सा डर आएगा। बट ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन पूछा है आपको, उससे इजी क्या हो सकता है, वैम का इनिशियल सॉल्यूशन। तो इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पे आपको लॉटरी दे दिया। फिर 7A में गेम थ्योरी का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। 2 मिनट से ज़्यादा का काम ही नहीं है इसमें, तो वो आपको पूछा। और उसके बाद पर्ट का क्वेश्चन पूछ लिया जो कि आपका ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम के हिसाब से होता है। और उसी से आपको जुड़ा हुआ जेड वैल्यू देकर ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पर्ट का वो पूछ लिया। क्रैशिंग पूछता तो थोड़ा सा तकलीफ रहता है, बट पर्ट तो इजी होता है, सीपीएम और पर्ट। तो ये 7 नंबर भी आराम से करने लायक था। तो 8A जो है वो मैक्सिमा का क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको बोल रहा है आपको एनालाइज करके बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कोइंसाइड्स विद मैक्सिमम रेवेन्यू। तो 2 बार आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए और मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए। ठीक है, और 8B जो है ये एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का क्वेश्चन आ गया जो कि आपको ऑलरेडी कराया हुआ है इसी तरह का सेम क्वेश्चन। तो स्मूथिंग मेथड से आपको करके दिखाना है। तो इससे मेरे को क्या बस आपको बोलना था कि जैसे मैं आपको हर बार हर वीडियो स्ट्रेटजीज में ये बता रहा था कि आपको ना 7 क्वेश्चन मिलेगा, 5 करना है तो 5 का ही तैयारी नहीं करके जाएंगे, 6 का तैयारी करके जाएंगे तो आप क्या पता 5 कर लेंगे। और अगर टाइम बचता है तो सातों का ही तैयारी करना है। कोई भी चैप्टर अगर छोड़ के जाते हैं ना तो दिक्कत होता है, और अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका पूरा पढ़ना है। अगर आप बस इस सिंपल सा स्ट्रेटजी सोच लेंगे तो आपका हर एग्जाम आगे आने वाले समय में कम दिक्कत आपको देगा। क्योंकि किस चैप्टर से एग्जैक्टली क्या आएगा ये तो कोई नहीं पता है हम लोग को, फिर भी इतना तो पता चल जाता है कि ये चैप्टर से आ सकता है, तो वो भी एक हमारे लिए ब्लेसिंग है। बट फिर भी उसके अंदर सिलेक्टिव स्टडी विल नॉट वर्क। तो अगर आपने ओवरऑल कंसेप्ट पकड़ा हुआ है प्लस आपने सम्स बनाया हुआ है तो पेपर आपको ईजी लगेगा। बट उतना इतना एग्जाम के रश में याद नहीं रहता है तो पेपर मॉडरेट हो जाता है, राइट। तो चलिए, आई थिंक इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड मेक श्योर दैट वी आर मीटिंग अगेन सून इन यूट्यूब चैनल। और आपका कितना मार्क्स का एमसीक्यू राइट हुआ एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं आपके आने के एग्ज़ाम के बेसिकली बाद। आपको कैसे जो जॉब के लिए, डोमेन के लिए तैयारी करना है, उसके लिए बहुत एक स्पेशल कुछ प्लान हो रहा है, स्पेशली सीएमए फाइनल वालों के लिए। तो आप प्लीज़ उसमें भाग जरूर लीजिएगा, और उसके बारे में सब कुछ मैं यूट्यूब में कल के डेट में जो वीडियो आएगा उसमें बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और आज देखिए क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे भी और आपका एससीएम का एग्ज़ाम भी है, तो क्या मज़ा हो गया, राइट। तो थैंक्स फॉर विशिंग मी इन एडवांस। आपने विश नहीं किया बट फिर भी एडवांस में थैंक्स। और बाकी मिलते रहते हैं। गॉड ने आज का दिन ही चुना था इसी पेपर के लिए, ये भी गॉड के लिए भी थैंक्स है बहुत बहुत। और बाकी ध्यान रखिएगा, कल हम लोग पक्का से मिल रहे हैं, राइट। ऑल द बेस्ट।